नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ कुछ महीने दूर रह गए हैं और सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 400 प्लस का भी नारा दे चुके हैं, तो वहीं बीजेपी ने यूपी चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ जीता तो चुनाव जीता का नारा दिया है और इसी नारे के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है। सीएम योगी ने गोरखपुर में सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा है कि देखते ही देखते दुनिया का नजरिया भारत के प्रति बदल गया है। आज वे सभी काम हो रहे हैं जो कभी असंभव होता था। 1990 में जो लोग गोली चला रहे थे वही लोग जो चेहरे बदल रहे हैं। नाम रूप अलग हो सकते हैं लेकिन काम वही है, इसलिए आप सबको जागरूक करने के लिए आया हूं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही समाजवादी पार्टी पर जमकर के निशाना भी साधा और 22 में 17 दोहराने की बात की है। कहा है कि जैसे बूथ जीता वैसे ही चुनाव जीतेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि 22 में 400 प्लस जीतेंगे। सियासी वार पलटवार के बीच बड़ा सवाल, क्या बूथ से ही मिलेगा चुनाव में जीत? बीजेपी के विजय रथ को क्या रोक पाएगा विपक्ष? क्या 2022 में फिर खिलेगा कमल? तो लगातार अपना प्रदर्शन दिखा रही हैं और एक एक करके बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि वार पलटवार का दौर जब भी चुनाव आते हैं ऐसे में शुरू हो जाता है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाती हैं, साथ ही साथ निशाना साधने का काम किया जाता है। ऐसे में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की खूबियों को गिनाया, साथ ही विकास कार्यों को गिनाया, उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और उन्होंने ये कहा कि 1990 के दशक में जो काम नहीं हो पाते थे, जो काम असंभव हुआ करते थे, आज के युग में ये सारे काम संभव है क्योंकि जो सियासी तख्ता पलट हुआ है ये उसकी देन है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहना चाह रहे थे अपनी बातों से कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से काफी कुछ परिवर्तन हुआ है और ऐसे में जो परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश में ये सभी को दिखाई भी दे रहा है, नजर आ रहा है और पूरे देश में जो एक परिवर्तन देखने को मिला है हर किसी ने इसे खुद भांपा भी है। अब ऐसे में विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष तमाम दावे तो करती थी लेकिन कभी अपने दावों पर खरी नहीं उतरी। और वहीं दूसरी ओर अगर आप ध्यान देते हैं तो अखिलेश यादव ने भी कई जनसभाओं को अभी तक संबोधित किया है। इस बीच उन्होंने कई यात्राएं भी निकाली और यात्राओं के माध्यम से अखिलेश यादव ने जमकर विपक्ष पर प्रहार बोला और साथ ही साथ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर भी सवाल निशान खड़े कर दिए। तो इस बीच पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है। साथियों, ये बातें सामान्य लग सकती हैं लेकिन इनके परिणाम अभूतपूर्व होंगे। बीते वर्षों में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विषयों को भी जन भागीदारी ने कैसे राष्ट्र की ताकत बनाया है। एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बनकर के आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने भारत की श्रेष्ठता में भी अपना योगदान दिया। अब हमेशा याद रखिए, छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो। देश की सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता,
और देश की एकता के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अपनी सिद्धियों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, देश की एकता, देश की श्रेष्ठता को नई ऊंचाई दे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश से प्रेरणा लेंगे एवं माननीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से संकल्पबद्ध होंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति के लिए सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। तो अभी आप पीएम मोदी को सुन रहे थे। दरअसल आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी अवसर पर पीएम मोदी जनादेश को संबोधित कर रहे थे। और अब एक बार फिर से चर्चा पर आते हैं। दरअसल देखिए, आज के डिबेट का जो विषय है 2022 के चुनाव, क्या एक बार फिर से कमल खिलेगा? क्योंकि 2022 में तमाम पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एक और जहां कांग्रेस पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, यूपी सरकार को लगातार ये निशाने पर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है विकास का, बल्कि केवल जुमलेबाजी की है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, यूपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और उनका यह भी मानना है कि 2022 में जो चुनाव होंगे 400 प्लस सीटें इस बार समाजवादी पार्टी अकेली हासिल करेगी। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ने तो इस बार ये तक कह दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, यानी उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ऐसे में 40% सीट पहले से ही महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में फोकस किया जाएगा और लड़कियों को और आगे कैसे बढ़ाना है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा, यानी कि बेरोजगारी दर को भी कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे में अब देखिए, तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने तरीके से वादे भी कर रही है और साथ ही सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर निशाना भी जमकर साध रही है। सवाल यही कि क्या 2022 में एक बार फिर से बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी? तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और हमारे साथ इस चर्चा में दो गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर केबी त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका इंटरन्यूज पर। और साथ ही अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपका भी बहुत स्वागत है इंटरन्यूज पर अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप दिल्ली राजधानी में आपकी ही सरकार है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी हमने सुना कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब एक ये कोशिश कर रही है कि अगर दिल्ली से निकल करके अगर दूसरे राज्यों में भी अपना गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर पाए, यानी कि अपनी सरकार चला पाए, तो कुछ अलग बात होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने पार्टी को और फैलाना चाह रही है। ऐसे में क्या लगता है, इस बार उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट होगा? अनुरुद्ध जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमारी आवाज शायद अनुरुद्ध जी तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी भी हमारे साथ लगातार बने हुए कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जी, अब आपसे ही जान लेते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव का रण तो सच करके तैयार हो चुका है,
ऐसे में हुंकार भी भरी जा चुकी है तमाम पार्टियों की तरफ से। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ इस बार भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तख्ता पलट होगा। आपकी तरफ से क्या कहना है? सबसे पहले आपकी राय जानना चाहेंगे। सुरभि जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समय उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि ये प्रदेश और देश की सरकार सिर्फ जुमले की सरकार है, आंकड़ों की सरकार है। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आके घोषणा की कि 90% दावों पर यह सरकार खरी उतरी है, जो हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहता हूं कि यह संकल्प पत्र की कॉपी हमारे पास है और मैं परसों से इसका लगातार अध्ययन कर रहा हूं कि पूरे के पूरे जो संकल्प पत्र के दावे थे वो सभी अधूरे हैं। कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ कहने के लिए, जुमले के लिए, नारा उछाल देने के लिए कि हम अपने दावे पूरे कर चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। किसानों के लिए धान खरीद एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क्या क्या दावे हुए थे, मंडियां स्थापित होंगी, आलू प्याज लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, हर खेत तक किसान के यहाँ बिजली पहुंचेगी सस्ती दरों पर। आज क्या हाल है, इस संकल्प पत्र का एक बार अध्ययन कर लीजिए और आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को दिखाना चाहता हूं। केबी जी, हर चुनाव में तो संकल्प पत्र तो आप भी निकालते हैं, क्या आपके दावे आज तक 100% पूरे हुए हैं? 100% की बात नहीं है सुरभि जी, निश्चित तौर पे व्यवस्था में कुछ खमियां छूटती हैं, लेकिन संकल्प पत्र को यह दावा कर देना कि 90% पूरा हो चुका है और बचे हुए 2-3 महीने में 10% जो चीजें बची हैं वो भी हम पूरी कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जान गई है कि ये जुमले की सरकार है, सिर्फ नारे उछालने का काम है। चाहे जो भी आप बोल दीजिए, दूरबीन लगा के हमें कोई बाहुबली दिखाई नहीं देता है, बाहुबली बगल में खड़ा है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा। दीपक तले अंधेरा है। यह सरकार सिर्फ दावे, सिर्फ घोषणा, सिर्फ इन्हीं नारों पे चल रही है। जमीनी हकीकत, गड्ढे मुक्त सड़कें ये बनाएंगे। आपसे जानना चाह रही हूँ, आपने बीजेपी पर तो सवाल खड़े कर दिए, लेकिन आपसे भी जानना चाह रही हूँ कि ऐसे 70 सालों में तो कांग्रेस ने भी कई दावे किए थे। अगर मान लीजिए कि आपकी तरफ से भी तमाम दावों को अगर पूरा किया जाता, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में से अगर कांग्रेस की पार्टी पर अभी फिलहाल में ध्यान दिया जाए तो कितनी राज्यों से वो सिकुड़ चुकी है? निश्चित तौर पर संगठन की कुछ कमियां रहती हैं या हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर अभी आपने देखा होगा कि पूरी एक षड्यंत्र रचा गया और जिस तरह के आरोप लगाए गए घोटाले के, दरअसल कहीं चूक हुई कि हम साजिश को बेनकाब नहीं कर पाए, लेकिन अब यह काम बखूबी होगा। कहीं ना कहीं झूठे आरोप, विरोधियों को दूसरे गलत मामलों में फंसा देना, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करना, सिर्फ नारे उछाल देना, इससे काम नहीं चलेगा। अब ये 21वीं शताब्दी है, जनता जान चुकी है और 70 साल में कांग्रेस ने ये न किया होता तो आज हम और आप इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से बैठे बहस न कर रहे होते। ये निश्चित तौर पर प्रगति का सूचक है। 70 साल में इस देश को कांग्रेस ने वो दिया जो पिछले 7 साल में बेचने की तैयारी है और अभी कहा गया मार्च तक 17 एयरपोर्ट और बेच दिए जाएंगे। अगर जो बेचने पे ही आप तुले हैं तो आपको कांग्रेस का काम कहां दिखेगा? आप तो सिर्फ अपने नारे देते रहिए कि हमने 90% दावे पूरे कर दिए, गड्ढे मुक्त सड़कें हो गई उत्तर प्रदेश की, बाहुबली उत्तर प्रदेश से भाग गए हैं, किसी जिले में दूरबीन लेके भी बाहुबली ढूंढने से नहीं मिलता है और बाहुबली बगल में खड़ा रहता है। ये आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। इसी के लिए हम उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा लेके घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, अपने संगठन की ताकत बढ़ा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जहां भी अन्याय भेदभाव की बात होगी उत्तर प्रदेश में इसी सवाल पे मैं लौटूंगी। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है एसपी से। बहुत स्वागत है आपका इंटर न्यूज पर। आपसे जानकारी चाहेंगे और आपसे अब, क्योंकि अभी तक आपने भी डॉक्टर केवी त्रिपाठी को सुना होगा, तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 2022 के चुनाव में अब महज कुछ ही समय रह चुका है, ऐसे में अब अगर एसपी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी लगातार कई दावे कर रही है, तो क्या ये दावे केवल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए या धरातल पर भी इसे लागू किया जाएगा? सुरभि जी, जहां तक दावों की बात है, दावा करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोग जो सच्चाई है उसको जनता के बीच में ले जाते हैं। हमारा कोई एक काम ऐसा नहीं बता सकता जिसपे हम दावे करते हैं और झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी छल, कपट, झूठ और धोखा, ये 4 इसके जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, वैसे इनके 4 स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के छल, कपट, झूठ और धोखा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। रही बात जो इनके वादों की, वादों में बता दूं, ये जो भारत के गृह मंत्री ने बोला कि हमने 90% वादे पूरे कर दिए हैं,
मैं 3-4 वादे आपको गिना देता हूं, आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता भी सुन रही है इस प्रोग्राम को। इन्होंने कहा था हम 70 लाख नौकरी देंगे, कितनी नौकरियां मिल गई हैं। इन्होंने कहा था हम बेटियों के मुफ्त शिक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश की जितनी बेटियां हैं वो ये इस प्रोग्राम अगर सुन रही हैं तो आप अपने आप आकलन करिएगा कि क्या आपको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। क्या एक भी विश्वविद्यालय बन के तैयार हो गया उत्तर प्रदेश में? इन्होंने कहा था हम 25 मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। क्या वो मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए हैं? इन्होंने कहा था कि हम 1 GB डेटा फ्री देंगे। क्या वो डेटा फ्री दे रहे हैं? जैसे इन्होंने जियो के लिए कहा था, जियो फ्री होगा, उसके बाद 399 रुपए वसूलने लगे। 12 महीने को 13 महीने बनाने काम कर दिया इस सरकार ने। तो इस सब बातों के उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। अगला जो सबसे बड़ा वादा था किसानों के लिए, इन्होंने कहा था 14 दिन में किसानों का गन्ना भुगतान हो जाएगा। क्या किसी किसान का गन्ना भुगतान हुआ? नहीं हुआ। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप मुझे बता दीजिए कि गन्ना पर 35 पैसा प्रति किलो बढ़ाने के बाद ये इस बात को कहते हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, 90% दावे इनके पूरे हो गए हैं। अरे भाई, इसके एवज में जो आपने महंगाई बढ़ाई है, आप देखिएगा 35% गन्ने में बढ़ाया, लेकिन सरसों के तेल में लगभग 135 रुपए बढ़ा दिया 1 लीटर में। अगर कोई किसान, मजदूर, गरीब अगर 1 लीटर तेल हफ्ते में खाएगा तो 4 हफ्ते होते हैं महीने में, 4 लीटर तेल खाना है उसको, तो 600-700 रुपए आप वहां से वसूल लिए। अगली में महंगाई की रही बात डीजल की, डीजल का दाम कहां पहुंच गया? जब 2014 में कच्चा तेल 52 रुपए लीटर था, उस समय डीजल 54 रुपए लीटर में मिलता था। आज जो कच्चा तेल है, जो वैश्विक स्तर की बात करते हैं कि विश्व की समस्याएं हैं, वैश्विक पटल पर हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में मैं उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि आज जो कच्चा तेल का दाम है 9 रुपए 18 पैसे है और डीजल आपका 100 के पार चला गया है। तो जब आपका कच्चा तेल 52 रुपए था तब तो 54 रुपए मिल रहा था। जब कच्चा तेल 9 रुपए में हो गया तो आपका 100 के पार चला गया। मतलब कौन सी गणित है, मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, भारतीय जनता पार्टी छल कपट झूठ और धोखा करके उत्तर प्रदेश की सत्ता और भारत की सत्ता में आई है, लेकिन जो उसका मेन मकसद था, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपका बड़ा चैनल है, इन्होंने पूंजीपतियों की आमदनी 10 गुना कर दी है। पूंजीपति आज 10 गुना मुनाफे में चल रहे हैं, जब कोरोना काल में हर व्यक्ति परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छोटे उद्योग धंधे वाले लोग परेशान हैं। तब जाकर के भारत में और उत्तर प्रदेश के जो बड़े पूंजीपति हैं, इनकी आमदनी 10 गुना बढ़ गई है, इनका मुनाफा 10 गुना बढ़ गया है। ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले 50 साल के लिए, बड़ा दावा मैं कर रहा हूं, आने वाले 50 साल के लिए पॉलिटिकल फंडिंग का इंतजाम कर लिया है। उसको पता है कि अब हमें यहाँ से वापस जाना है। भारतीय जनता पार्टी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता वापस नहीं आनी है। इसीलिए आपने गृह मंत्री जी के बयान को सुना होगा कि 24 में मोदी जी को लाना है तो योगी जी को लाना है। अगर आपको याद हो, 2017 में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा और केशव प्रसाद मौर्य जी बनेंगे। इस बार के जो चुनाव होंगे, इस चुनाव में 400 प्लस सीट इस बार समाजवादी पार्टी को अकेले मिलने जा रही है। ये दावा किस आधार पर किया गया है, क्या ये आप समझा सकते हैं थोड़ा? ये हमारा दावा इस आधार पर किया गया है, आप पंचायत चुनाव को देखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत संवेदनशील है। ये हमेशा ऐसा फैसला लेती है जो पॉलिटिकल पंडित भी समझ नहीं पाते हैं। आप पिछले 2-3 चुनाव को आप देखिएगा, कोई नहीं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी लोकसभा में, विधानसभा में। इसके आधार पे हम कह सकते हैं, जिस तरह से कोई भी एक व्यक्ति, आप मुझे बता दीजिए, अगर व्यापारी होटल में सोते हुए मारा जाएगा, अगर किसानों पर आप टायर से कुचल देंगे, नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे, बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अभी कल परसों की बिजनौर की घटना है मैडम, बिजनौर में एक शिक्षिका को गोली मार दी जाती है, जबकि 12 घंटे पहले वो पुलिस में जाके तहरीर देके आई थी कि मेरी जान की सुरक्षा है। उससे पहले उसी गली में ही उसको लोगों ने रोक लिया था और किसी घर में जाकर अपनी जान बचाई थी। तो अगर पुलिस प्रशासन को बता दिया गया, उसके 12 घंटे बाद उस पर गोलियां चल जाती हैं, हमारी बेटी शिक्षिका सुरक्षित नहीं है, जो राष्ट्र निर्माता है वो सुरक्षित नहीं है। वहीं बिजनौर की घटना दूसरी है, राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, उसको मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन से कानून व्यवस्था की बात करती है? अब ये बात सुनिए, इनके विरोधाभास को आप समझिए, तब उत्तर प्रदेश की जनता समझ जाएगी। जहां गृह मंत्री कहते हैं कि रात को 12 बजे भी हमारी बेटियां बाहर निकल सकती हैं, 12 बजे का आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। 12 बजे बोलते तो हैं, पर किस परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं उसको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये बोलते हैं कि हमारी बेटियां रात को 12 बजे निकल सकती हैं, सुरक्षित नहीं है, तो क्या पूरे भारत में बेटियां सुरक्षित हैं? बाकी राज्यों में भी तो इसी तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है। आप लोग दूसरे राज्यों में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े को पढ़िए तो पूरे देश की बात है। मैं बता रहा हूँ, महिला आयोग ने भी अपनी एक टिप्पणी करी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि इस समय 2020-21 में 56% महिलाओं के अपराध बढ़ गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो पूरे देश की चिंता है ही। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करना चाहिए, जो केंद्र में सरकार है जिसकी। अगर वो लौटूंगी मैं, हमारे साथ अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी भी बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। आपके पास मैं आना चाहूंगी अनुरुद्ध जी।
जिस तरीके से अभी आपने भी सुना सबके स्टेटमेंट्स के, किस तरीके से केवी त्रिपाठी जी ने भी बताया, और साथ ही साथ अभी एसपी के प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जिस तरीके से तमाम जानकारी हमें दे रहे थे। मैं आपसे सिर्फ इतना फिलहाल में जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से निकल करके उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रही है। क्या इस बार आपको लगता है कि पहली दफा आप उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, चुनाव के लिए आपने घोषणा भी कर दी है, ऐसे में क्या वो सियासी तख्ता पलट होगा? जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज के दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात की शुरुआत ये बोलकर करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, चूंकि महिला सुरक्षा की बात छुड़ी है और महिलाएं हमारे लिए मात्र शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उसी व्यवस्था परिवर्तन में एक मुकाम आम आदमी पार्टी ने यह भी हासिल किया है कि दिल्ली अब विश्व में नंबर 1 सिटी है सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरे के मामले में, विश्व में। क्योंकि महिला सुरक्षा हमारे लिए जुमला नहीं, हमारे लिए प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा आपने कहा कि हाँ, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ रही है। क्योंकि हम जब एक तरफ देखते हैं कि देश का अन्नदाता, देश की बेटी, देश का कर्मचारी, देश का युवा जब हर तरीके से शोषित किया जाता है, कुचला जाता है, तो देश का ये जो वर्ग है ये चाहता है कि एक व्यवस्था परिवर्तन हो, एक विकल्प सामने आए जो इनकी समस्याओं का निवारण करे, ना कि जुमलेबाजी करे, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो डिबेट का मुद्दा है बूथ वाली बात, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। बूथ से जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जीत नहीं, हार होगी। उसके कुछ उदाहरण मैं इस तरह देना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण, सांसद गण जब जनता के बीच जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो सारे वीडियोस हमने देखे हैं, जो अशोभनीय जरूर हैं पर वो इस सच्चाई का बयान करते हैं कि जनता कितने बुरे तरीके से नाराज है भारतीय जनता पार्टी के। एक प्रतापगढ़ के एमएलए श्यामलाल हो, चाहे मुजफ्फरनगर के उमेश मलिक हो, चाहे अरुण नारंग हो, ये वो उदाहरण है कि जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जुमलाबाजी नीति से परेशान आ चुकी है और इन जुमलेबाजी नेताओं को 2022 में बाहर का रास्ता दिखाने का काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, मुद्दों की राजनीति को चुनने के लिए तैयार हैं। अच्छी शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य मॉडल, केजरीवाल मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए तैयार। ठीक, इसी बात पर अनुरुद्ध जी, आपके सवालों का जवाब मैं शरद त्रिवेदी जी से भी लूंगी क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि उनके पास जाने से पहले एक सवाल मेरा आपसे है। अभी आपने कहा कि जितनी बेहतर सुविधा और जिस तरीके से सीसीटीवी सर्विलेंस लगाए गए हैं, पूरे दिल्ली को कवर किया गया सीसीटीवी से, आपने कहा महिलाएं सुरक्षित है। मैं कहती हूँ दिल्ली में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी लगा देने से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जाती हैं। आपको धरातल पर उतर करके उसके लिए काम करना पड़ता है। पेट्रोलिंग वैन क्या निकल रही है, नहीं निकल रही है, आपको उसके लिए जांचना पड़ता है। साथ ही आपने कहा सुरक्षा और साथ ही शिक्षा व्यवस्था की बात की, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की। मोहल्ला क्लिनिक कितने जगहों पर ठीक तरीके से सुचारू रूप से क्या वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उनके दरवाजे बंद है, वहां पर सफाई है, गंदगी है, क्या आपने अभी तक का इसका ब्यौरा लिया है? आप घूम करके देखिए कि कितनी गंदगी वहां पर भी मिलती है। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो बात यहाँ पर रख रही हैं और आप जो बात बोल रही हैं वो धरातल पर बिल्कुल भी सच नहीं है। हर जगह पर मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षाओं के जो मंदिर हैं, विद्यालय हैं और शिक्षा व्यवस्था पूरी रूप से सुचारू है। मैं इस बात का आपको बिल्कुल बोलता हूं आज नेशनल मीडिया के माध्यम से, आप जब जहां जैसे दिल्ली में आप जिस मोहल्ला क्लिनिक पे विजिट करिए, अगर वहां पे व्यवस्था आपको सुचारू नहीं मिलती है तो ये आपको, हम खुद इस बात का दावा नहीं कर रहे होते। आज आम आदमी पार्टी ने वो मुकाम हासिल किया है कि हमारे स्वास्थ्य मॉडल की सराहना विश्व स्तर पर होती है, हमारे सुरक्षा मॉडल की सराहना विश्व स्तर पर होती है। और हाँ, आपने अगर पेट्रोलिंग की बात करी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए, मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। आप बात सुन लीजिए। आप दावे कर रहे हैं तो मैं उन्हीं दावों के आधार पर आपको मैं भी अपनी तरफ से दावा कर रही हूँ। दिल्ली में कई ऐसे जगह पर मोहल्ला क्लिनिक है जहां मैं खुद गई हूं, मैंने खुद देखा है मोहल्ला क्लिनिक पर ताले लटके हुए और साथ ही वहां पर गंदगी का भी भंडार देखने को मिलता है। लोग वहां जाना तो उचित जिस तरह की बात कि कहीं वो गए और उन्हें और 2-4 बीमारियां ना हो जाए।
महोदया जी, जिस तरह की बात आप कर रही हैं, मैं अपनी बात को 2 मिनट में रखना चाहूंगा, आपकी बात के जवाब देना चाहूंगा। जिस तरह की बात आप कर रही हैं, इसी तरह के तर्क माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिए थे कि स्कूल बंद है, मोहल्ला क्लिनिक बंद है, कहीं पर सीसीटीवी नहीं लगा है। उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दिन का विवरण कहां कहां अमित शाह जी घूमे दिल्ली के अंदर, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से दिखा दिया। जिन स्कूलों को उन्होंने बंद करने का दावा दिखाया, हमने उन्हीं के बगल में यह दिखाया कि वो स्कूल तो हाँ सच में बंद हो गए, क्योंकि उनके बगल में विश्व स्तरीय स्कूल शिक्षा बन चुकी है, विश्व स्तरीय स्कूल की शिक्षा वहां शुरू हो चुकी है। जिन अस्पतालों को बंद करने का दावा दिखाया गया, उनको बताया गया कि शासन ने उनको खुद खंडित किया और उनके बगल में नए विश्व स्तरीय अस्पताल बनाए हैं। मैं इसी अरुण बात जी, को आप बातों कह रहा गोल हूं गोल कि ना ये जो घुमाइए। दावे हैं। मैं मोहल्ला क्लिनिक की जी। बात कर रही हूँ, आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं। खैर, आपके पास लौटूंगी। मैं भी तो शरद मोहल्ला त्रिवेदी जी भी क्लिनिक की हमारे ही साथ बात जुड़ कर चुके रहा हैं। हूं। प्रवक्ता है बीजेपी से, जिन बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शरद जी, आप पर तीखे हमले किए गए हैं क्योंकि शो की शुरुआत में ही आप पर यह सवाल खड़े किए गए हैं कि बीजेपी ने केवल जुमलेबाजी की है, जुमलेबाजों की सरकार है, अभी तक जो वादे किए गए हैं वो पूरी तरीके से विफल हुए हैं, यानी धरातल पर उसे लागू नहीं किया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले मैं आम आदमी पार्टी से जो मेरे मित्र मैं उनको बता दूं कि इनकी पार्टी ने पहले कहा था कि हम 15 लाख कैमरे लगाएंगे। कितने लाख कैमरे लगे हैं वो आप इनसे पूछ सकते और हैं। आपने जो कहा था 15 दूसरी लाख चीज, अकाउंट में देखिए आएंगे, मैं नहीं बोला जुमलेबाज था, आप प्रवक्ता सुन जी, लीजिए। आप मैंने नहीं आपकी नहीं, बात आपने सुनी है। बिल्कुल नहीं बोला होगा। आप तो कह चुके हैं अमित शाह जी के वो तो जुमला था एक। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। आप सुन लीजिए, मैंने आपकी बात में कहीं कोई टिप्पणी नहीं करी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल तो 15 लाख कैमरे लगाने थे, कितने लाख कैमरे लगे हैं? क्योंकि 15 लाख के हिसाब से अगर 5 साल में आप इसको भाग दें तो तकरीबन 900 कैमरे पर डे लगने चाहिए, तब 15 लाख कैमरे लगे। कितने कैमरे लगे वो आप इनसे पूछ लीजिए। दूसरा, इन्होंने अभी हाल में कहा था कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है वैक्सीन न लगने से या जिनकी मृत्यु हुई है वायरस से, उनके परिवारों को मकान का किराया सरकार देगी। जब लोग किराया मांगने गए तो इन्होंने उनको ठेंगा दिखा दिया। फिर लोग हाई कोर्ट गए तो फिर वहां ये बगले झांकने लगे। तो ये तो और क्या क्या इन्होंने, इनके कर्म है कि केजरीवाल जी राजनीति कर रहे थे और उधर इनकम टैक्स विभाग से तनख्वाह भी ले रहे थे। जब इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस दी तो 9.5 लाख रुपए इनको वापस करने पड़े। तो ये क्या कहते हैं क्या करते हैं, वो कथनी और करनी में कितना फासला है वो जग जाहिर है। दूसरा में हम बता दें कि हमारे बहुत पुराना हमारा नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं। मैं सिर्फ 2 शब्द आप सुन लीजिए, उसके नीचे मैं पूरा भर दूंगा नीचे कि सबसे ज्यादा ये 2 शब्द आप मान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में लगे हैं, सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। 42 लाख मकान, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मकान जो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। 1.5 करोड़ गैस के कनेक्शन, 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन और 2.5 करोड़ शौचालय ये बना दिए गए हैं। और ये सरकारी आंकड़े, इनमें से कोई चीज हमने घर में नहीं लिख के दी है, ये सरकारी आंकड़े हैं। इतने मकान, इतने गैस कनेक्शन ये सब दे दिए जा चुके हैं। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जो सपा की नौकरियों से 2.5 लाख ज्यादा हैं। जो 42 लाख लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, 42,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया पुलिस के सामने। जितना खनन माफिया, शिक्षा माफिया, फिरौती माफिया, डकैती माफिया, ये सारे माफिया सब बंद हो चुके हैं। और गायत्री प्रजापति केस में जो आप हमारे धर्मेंद्र भाई हमारे बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो है केस फाइल नहीं हो पाता है, गायत्री प्रजापति केस में 1.5 महीने तक FIR लॉन्च नहीं हुआ था बलात्कार केस में। और सपा के राज्य में जो जिला अध्यक्ष है वहां से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर करा सकता था। दुर्गा शक्ति नागपाल के केस में जो वहां के विधायक ने कहा था सपा के कि हम उसके एक 24 घंटे में ट्रांसफर करा देंगे, उसका 1.5 घंटे में ट्रांसफर दादरी से करा दिया, क्योंकि उसने एक गैर कानूनी मस्जिद की दीवार को तोड़ा था। उसके बाद फूलन देवी के केस को इन्होंने वापस लिया, चार्जशीट फाइल हो चुकी थी उसमें,
और फूलन सुरभि देवी जी, मैं जवाब दूंगा। उन्होंने वापस किया। जी। SC/ST एक्ट में आजम खान जी, साहब शरद के जी, खिलाफ केस फाइल हुआ था, वो केस देखिए, इन्होंने ठीक है, वापस लिया है। आपने अपनी बातों को गन्ना रख दिया किसानों है। को आपसे कुछ और 93,000 भी करोड़ सवाल रुपया प्रोफेसर हम धर्मेंद्र लोगों ने यादव भी दिया है, करना चाह रहे हैं। और डॉक्टर केवी 1.5 लाख त्रिपाठी भी करोड़ अपना रुपया हाथ जो उठा रहे थे। है किसानों से खरीद के लिए उनको उनकी फसल के उनको पैसे दिए गए हैं। शरद जी, माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी, अपनी बात रखिए। मैं अभी जो लेटेस्ट बात है उसकी बात मैं रख देता हूं। अजय मिश्रा टेनी, जिन्होंने ये बयान दिया था कि मैं सांसद, विधायक, मंत्री के बाद भी कुछ हूं, उसके 2 दिन बाद किसानों को टायर के नीचे कुचल दिया गया और आज तक इनके गृह राज्य मंत्री का ना तो इस्तीफा हुआ, ना तो उनसे जांच हुई, ना उनसे पूछा गया। अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर जिसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हों, उससे क्या सुनवाई होगी? जनता उससे क्या न्याय की उम्मीद करती है? दूसरी बात, ये ब्रजेश सिंह एक माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं, उसके बारे में कभी नहीं बोलते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, जो पॉस्को एक्ट लगने के बाद 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आप समझिए कि देश का सबसे संवेदनशील मामला कुलदीप सिंह सेंगर के साथ था। उस परिवार को पूरा निस्ता नाबूद करने का काम किया, उसके बावजूद हमें कहते हैं माफिया की बात करते हैं। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी खुद घूस लेते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, 5 लाख करीब पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, किसी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए नहीं पकड़ा गया है। दूसरी बात है, जो कह रहे हैं गैस कनेक्शन की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना में कितना गैस कनेक्शन दे दिया है, ये वो बहनें जानती होंगी, वो माताएं जानती होंगी उत्तर प्रदेश की और पूरे देश की, कि जिनके घर में कनेक्शन है वो सिलेंडर किस काम आ रहा है। वो सिलेंडर सब्जी का दलिया रखने का काम आ रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं आ रहा है। बच्चों को चोट और उससे लग रही है क्योंकि 1,000 में कोई भरा नहीं सकता है। दूसरी बात है, बिजली कनेक्शन की बात करते हैं। मैं पिछले शो में भी इनसे पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, अपने समय जब आने आएगा अपना टर्न तो जवाब दे देंगे। एक पावर स्टेशन का नाम बताया जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बनाया है। अगली बात जो देने की बात कर रहे हैं, आवास देने की 55 लाख लोहिया आवास योजना समाजवादी पार्टी सरकार में दी गई थी। 60 लाख के करीब समाजवादी पेंशन दिया गया था, उसके अलावा कन्या विद्याधन दिया गया था। तो ये काम में कहीं भी ये स्टैंड नहीं करते। इनकी मजबूरी क्या है कि अपने गलत काम को जस्टिफाई करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा नहीं कि छल कपट झूठ और धोखा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके जितने भी वादे हैं, मैं अगर किसी भी वादे को पढ़ूंगा, इनका जो क्या कहते हैं कि लोक कल्याण संकल्प पत्र है, उसके पेज नंबर 11 पे लिखा है कि तेल, नमक, दाल, चीनी और गुड़, तेल, नमक, दाल, चीनी और गुड़ सस्ते दामों पर दिया जाएगा। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता ये तय करे कि जो तेल है सरसों का, उसकी कीमत कितनी है, सरसों का तेल आपको कितने रुपए मिल रहा है। तो ये जो कहते हैं उसका बिल्कुल विपरीत करते हैं। ये कहते हैं हम जनता के लिए काम करेंगे, तो ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम, चलिए ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए हैं कि आपने एक बार फिर से यही निशाना साधा है कि बीजेपी जो कहती है वो करते नहीं है, हालांकि जबकि बीजेपी का ये कहना है हम वही करते हैं जो कहते हैं। 1 मिनट शरद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी भी लगातार बने हुए, वो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अनुरोध जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले केवी त्रिपाठी जी की बात सुन लेते हैं। सुरभि जी, हमारे साथी प्रवक्ता शरद जी ने बताया कि सरकार जो कह रही है वही कर रही है और बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दिए। उसी समय में ये संकल्प पत्र दिखा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें लिखा है कुपोषण से मुक्ति अगले 5 साल में। और उत्तर प्रदेश को छोड़िए, पूरे देश में हंगर इंडेक्स में हम 101वें स्थान पे चले गए हैं। बांग्लादेश, नेपाल से नीचे चले गए हैं। स्वास्थ्य के लिए इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो कहा था आज कहीं भी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, बुखार से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। इनके दावे के अनुसार 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, हर गांव में आधुनिक सुविधा से लैस प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, हर ब्लॉक में जेनरिक दवाखाना शुरू किया जाएगा, 25 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। कहीं बिस्तर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, हर दावा झूठा है और बड़ी ताकत के साथ झूठ बोलने की जो गोएबल्स थ्योरी है, जिस पे पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही। जैसा कि बताया कि बाहुबली खत्म हो गए, अभी शरद जी ने बोला कहीं कोई माफिया ढूंढे नहीं मिल रहा, बगल में माफिया खड़ा है। अजय मिश्रा टेनी माफिया है, जमानत पे रिहा है, उनका लड़का निर्मम हत्या करता है और गृह मंत्री दूरबीन से भी माफिया नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यह सरकार पूरी तरह से जनता के सामने नंगी हो चुकी है और इसका परिणाम 2022 में सुरभि जी दिखाई देगा। ठीक है जी, आपका सवाल भी हमने ले लिया है। एक ही बार हम शरद जी के पास लौटेंगे। अनुरोध जी का भी कोई सवाल है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा शरद जी से, और मैं ये आमंत्रण देना चाहूंगा शरद जी को और इंडिया न्यूज टीवी को भी, कि आइए हमारे बुंदेलखंड में मैं आपको दिखाता हूँ माफिया क्या होता है। जिस माफिया को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली माफिया अब आपका दोस्त हो चुका है और आप उसके साथ गले में हाथ डाले हुए घूम रहे हैं।
माफिया का आलम ये है आज बुंदेलखंड में कि पूरे के पूरे पहाड़ गायब हो चुके हैं, नदियों की बालुएं खत्म हो चुकी हैं, और इतने बृहद रूप में अब जो माफियागिरी हो रही है और जो खनन हो रहा है उसका उदाहरण आपको, साक्ष्य अगर आपको कभी देखना हो शरद जी, तो आपको पूर्ण रूप से आप आमंत्रित हैं, आप आइए, मैं आपको खुद दिखाता हूं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि पीएम जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास दिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी आवास की सच्चाई ये है कि मेरे घर के बगल में एक बूढ़ी महिला रहती हैं, पिछले 3 साल से उनके डॉक्यूमेंट जमा है आवास के लिए, पर जो आपका सरकारी रेट तय हो चुका है 25,000 रुपए की, जब तक आप घूस नहीं देंगे तब तक आवास नहीं मिलेगा। आज आपका वो आवास 25,000 रुपए की घूस में बिक रहा है, और ये सच्चाई ना आप नकार सकते हैं ना हम नकार सकते हैं। जिन लोगों ने लेखपालों को, कर्मचारियों को और यहाँ तक कि माननीय विधायक सांसदों को 25,000 की घूस दे दी, तो वो आवास उनको मिल गए। पहली बात। दूसरी बात, आपने गैस की योजना की बात करी, आप एक बार खुद आंकड़े पढ़ के देखिए। आंकड़े ये बताते हैं, जो आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, आंकड़े बताते हैं कि 90% से दोबारा उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भराए ही नहीं गए। आप बताइए कि ऐसे कनेक्शनों का क्या फायदा जब एक गरीब आदमी 900 रुपए का सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। शरद जी, आप तो जनता के बीच में रहते होंगे, जनता की समस्याएं आपको नहीं सुनाई देती। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, का जवाब भी ले लेते हैं शरद जी से, जवाब भी ले लेते हैं। अनुरुद्ध जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। वाकई शरद जी, ये तो कहने वाली बात हो गई है कि अभी आपने कहा कि जो बीजेपी तमाम दावे करती है उन दावों पर खरा भी उतरती है, लेकिन यहाँ तो इसके ठीक विपरीत दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था वाकई आप लोगों की तरफ से कि महंगाई दर को कम किया जाएगा, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है, आम जनता की जेब पर इसका खासा असर पड़ रहा है। वहीं अगर चाहे सुरक्षा की बात की जाए, शिक्षा की बात की, हर जगह पे ढुलमुल रवैया क्यों बीजेपी का नजर आ रहा है? देखिए, जो हमारे मित्र कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से, अगर 25,000 रुपया घूस दी जा रही है और 42 लाख मकान दिए गए हैं, तो 25,000 को 42 लाख से अगर गुणा करें तो मुझे नहीं लग रहा है कई राज्यों का टोटल बजट इतना होगा। तो ये कहानी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है कहानी, इसके बारे में मैं नहीं टिप्पणी कर सकता हूँ। और फिर चुनाव में उनको लगाते हैं। दूसरा जो हमारे धर्मेंद्र भाई ने बताया कि उत्तर प्रदेश में माफिया का राज है, तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री भी थे, उनका आह्वान था कि जो छोटी मोटी बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, और इनके शीर्ष मंत्री ने एटा में बयान दिया था कि छोटी मोटी चोरियां आप करिए, बड़ी बड़ी डकैतियां आप छोड़ दीजिए हम लोगों के लिए। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां अब माफिया डर रहा है, जहां लोग खुद पहले जो है पुलिस से जनता डरती थी और पुलिस नेता से डरती थी, अब सिर्फ कानून से डरते हैं, कोई किसी से नहीं डरता। और खनन का काम जो है सिर्फ ई टेंडरिंग से हो रहा है, कोई निजी खनन, कोई घर में खनन नहीं हो रहा है, सारा जो खनन हो रहा है वो ई टेंडरिंग से हो रहा है। कोई भी खनन जो है वो कागजी कार्रवाई या घर में बैठ के कोई खनन नहीं हो रहा है। तीसरी चीज है कि जो कांग्रेस की हालत है, मतलब कांग्रेस के बारे में तो खैर क्या कहा जाए, हमारे त्रिपाठी जी ने जो कहा है वो तो वो खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में अब तो किसी से बात करते हैं तो वो हंसना शुरू कर देता है। और जो नवाब मलिक एनसीपी के मंत्री हैं, उनका सगा दामाद खान साहब जो हैं, उनके सगे दामाद हैं, उन्होंने वो इन्वॉल्व थे ड्रग के केस में, तो उनकी किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा है। और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस उनके साथ एनसीपी के साथ सरकार चला रही है, और कांग्रेस के सारे नेता, शीर्ष नेता जो हैं, वो सब के सब बेल पे छूटे हुए हैं, सब आय से अधिक संपत्ति का केस भुगत रहे हैं। तो हालात ये आप देख लीजिए। मैं सब अपने मित्रों को आमंत्रित कर रहा हूं, अगले इस जो आने वाले आगामी चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह पे हम सबको आमंत्रित करते हैं, और जो अब की बार हमने करके दिखाया इससे 3 गुने रेट से। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बाकी की पार्टियों में क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल दूध की धुली हुई है। नहीं, हमने ये नहीं कहा है, हमने ये कहा है कि जो हमने किया है
वो बाकी पार्टियों ने जो अब कांग्रेस तो कह ही नहीं सकती गरीबों के बारे में, क्योंकि कांग्रेस ने तो गरीबी जी बिल्कुल नहीं कर सकती, लोगों को कुचल नहीं सकती। गरीबी खत्म कर दी थी। इंदिरा जी ने एक आह्वान दिया था, गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो खत्म। जी धर्मेंद्र जी, खत्म ही बात हो गए थे। हंगर इंडेक्स में 55 नंबर तक मनमोहन सिंह लेके आए थे, आज 101 नंबर पे दोबारा पहुंचा दिया है अपने 7 साल में। आप हमेशा से विदेशी सर्टिफिकेट मानते हैं, हम विदेशी सर्टिफिकेट नहीं मानते हैं। हम अपने लोगों का सर्टिफिकेट, नहीं कैसी बात कर रहे हैं शरद जी, वो तो हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये जो चरमराई स्थिति में महंगाई को लेकर के बात करें, आप महंगाई को लेकर के कुछ नहीं कह रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आपने अपने देश में तो अघोषित रूप से लोकतंत्र छीन रखा है। 9 का उद्घाटन हो चुका, उनका लोकार्पण हो चुका है। अरे साहब एक बिस्तर दिला दीजिए डेंगू से तड़पते हुए मरीजों को, निःशुल्क, सबको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जा रही, 5 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। और जितना वैक्सीनेशन है, टीकाकरण टोटल फ्री किया गया है। जब हम लोग आज तक देश में टीकाकरण फ्री ही होते रहे, पहली बार कोई काम नहीं हुआ है शरद जी। हम फ्री क्यों दे रहे हैं? आज तक चेचक, पोलियो और इतना टीकाकरण फ्री ही हुआ है। गैस के कनेक्शन फ्री दिए गए हैं, इनके बारे में हमको कहना चाहिए फ्री। सिलेंडर 1000 रुपए में आप भरवाएंगे। सर महंगाई पर बात करें राजस्थान में, शरद जी, राजस्थान में आपसे सवाल ये भी किया गया कि वैक्सीन तो आपने फ्री कर दी है, कांग्रेस का यह भी सवाल था कि बीजेपी ने वैक्सीन तो फ्री कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा दिया है और इसी के साथ कहीं ना कहीं वैक्सीन की रकम को भी वसूला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, विपक्षी पार्टियां कह रही है। 30 रुपया जो है पेट्रोल डीजल का रेट अपने आप कम हो जाएगा, तुरंत 70 रुपए डीजल बिकने लगेगा। पैसे धर्मेंद्र जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे। जी धर्मेंद्र जी अपनी बात रखिए। देखिए महोदय जी मैं ये बात बस 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा मैं अपनी। जी जी बस धर्मेंद्र भाई 1 मिनट का समय दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। अपने टर्न में बोले ना, आप मुझे बोलने दो। हाँ मैं बोल देता हूं, फिर आप बोले ना। बस 1 मिनट का बात रखनी दीजिए, मैं इनकी शरद जी ठीक। चलिए अनिरुद्ध जी आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ। जी इन्होंने कहा कि आज तक जो नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया। बिल्कुल इन्होंने करके दिखाया। हम पहले सुनते थे कि चोर फरार, डकैत फरार, लुटेरे फरार। आज उत्तर प्रदेश में अधिकारी फरार चल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर फरार चल रहे हैं इंद्रकांत त्रिपाठी जैसे व्यापारियों की हत्या करने के बाद। दूसरी की बात इन्होंने सही बोला, इन्होंने वो करके दिखाया। इन्होंने वेंटिलेटर को बढ़े हुए दामों पर खरीद कर घोटाला किया, इन्हें ऑक्सीमीटर को बढ़े हुए दामों पर खरीद कर घोटाला किया, चिकित्सीय उपकरणों को बढ़े हुए दामों पर खरीद के घोटाला किया। और आखिरी में मैं बस अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा इस पंक्ति से कि इन्होंने राम के नाम की जमीन पे, उसमें भी जमीन को खरीदने में भी घोटाला किया। ठीक अनिरुद्ध जी, धर्मेंद्र जी जल्दी आप अपनी बात को खत्म कीजिए। आपके खिलाफ है। मैं शरद जी की बात का जवाब दूंगा। मैं शरद जी की बात का जवाब दूंगा। आम आदमी पार्टी। ठीक अनिरुद्ध जी धर्मेंद्र जी को अपनी बात क्या लेने दीजिए, समय का अभाव है। शरद जी ने भाई ई टेंडरिंग की बात करी है। मेरे पास एक जानकारी मैं उत्तर प्रदेश की जनता और आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं जी। जो जल शक्ति मिशन और नमामि गंगे योजना थी केंद्र सरकार की, उसमें सबसे ज्यादा फंड उत्तर प्रदेश को 30 लाख करोड़ रुपए आया था इसमें जल शक्ति मिशन में। उसकी जो टेंडरिंग मैं बता रहा हूँ, ई टेंडरिंग में आप देखिएगा, मेरे पास उसका डिटेल है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। उस टेंडरिंग में मैम आप सोचिए कि 500 करोड़ की टेंडर हो, 600 करोड़ का टेंडर हो, 200 करोड़ का टेंडर हो, 1000 करोड़ का टेंडर हो, एक पैसे के डिफरेंस पे टेंडरिंग ओपन हुई है, 1 पैसे पे। तो आप इस बात को समझिएगा कि ये पहले से प्री प्लान था और मैच फिक्स था। तो ये जो इनका टेंडरिंग कहने के लिए ई टेंडरिंग है, मैं आपको डिटेल भी दे सकता हूं कि एक पैसे के डिफरेंस में 300 करोड़ के टेंडर खोले गए हैं। चलिए ठीक, लास्ट जवाब शरद जी का ले लेते हैं। शरद जी आखिरी आपका जवाब चाहेंगे क्योंकि सवाल आप पर ही है आज। एक लास्ट बात मैं लास्ट बात बोल लूं, एक लास्ट बात बोल दूं मैं। इन्होंने जो सवाल उठाया पुलिस पे, ये सवाल समाजवादी पार्टी तो पहले से उठाती रही है। बेबी रानी मौर्य जी जो पूर्व में राज्यपाल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद बोला कि आप पुलिस थाने में बेटियां 5 बजे के बाद ना जाएं। तो आप बताइए कि जब ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था इतनी नाकाम हो चुकी है कि बेटियां थाने में सुरक्षित नहीं है, तो बेटियां सड़क पे कैसे सुरक्षित होंगी, बेटियां शिक्षा संस्थानों में कैसे सुरक्षित होंगी, बेटियां न्यायालय में कैसे सुरक्षित होंगी। हमारे पास समय का अभाव है, इस वजह से धर्मेंद्र जी आपको बीच में रोकना पड़ा है। बहुत धन्यवाद शरद त्रिवेदी जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, और साथ ही आपका भी बहुत धन्यवाद है केवी त्रिपाठी जी। तो
इस बीच आज जो इस डिबेट का मुद्दा था, हालांकि अभी तक इस सवाल का जवाब मिल नहीं पाया है। 2022 विधानसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा जब मतगणना हो जाए और उसके बाद से मतदान करने के बाद से मतगणना होने के बाद ही रिजल्ट सामने आएंगे कि आखिर क्या सियासी तख्तापलट उत्तर प्रदेश में होगा या नहीं। फिलहाल इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।